नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी इतनी सहायता है कि आप जो भी कंटेंट मेरे चैनल का देखते हैं उसको जरूर शेयर करें और उस पर लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने सर्कल्स में इस चैनल को भी थोड़ा सा उसके लिंक्स को प्रमोट करें ताकि और लोग देखें। क्योंकि अगर सच्ची, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता करनी है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, कभी उस चैनल की रीच को बंद कर दिया जाता है। तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप इतनी सहायता करें कि चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करें। बस इतनी ही सहायता से काफी काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंटेंट को देख सकेंगे। चलिए आज की चर्चा में शुरू करती हूं। चर्चा यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का जो गहन संशोधन का काम बिहार में चल रहा है, उसको लेकर आप बीजेपी के अपने घटक दल के लोग आपत्ति करने लगे हैं और वो ये कहने लगे हैं कि उन पर ये थोपा गया है। अब आज कौन बोला? संसद खत्म होने के बाद जब सारे रिपोर्टर्स साउंड बाइट्स लेने के लिए आते हैं तो आज जेडीयू के एमपी, आज उन्होंने मुंह खोल दिया। जो अभी तक हिमाकत नहीं करते थे वो आज बोल पड़े। और ये जेडीयू के एमपी बिहार के जो बांका इलाका है, वहां के गिरधारी यादव वहां के एमपी हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नहीं पता है। मुझे 10 दिन केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में लग गए, जो सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने कहे हैं। और उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये थोपा गया है हमारे ऊपर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हमारे ऊपर थोपा गया है। इसको 6 महीने तक का टाइम देना चाहिए था। और साथ में उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि इट डजंट मैटर व्हाट द पार्टी इज सेइंग, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मेरी पार्टी इस पर क्या कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है और अगर आज मैं सच्चाई नहीं बोलता हूं तो मैं किस बात का एमपी हूं। ये गिरधारी यादव का कहना है। अब आप सुन लीजिए, खाली गिरधारी यादव नहीं है, एक और जेडीयू के एमएलए हैं, परबता के एमएलए हैं, जेडीयू से संजीव कुमार। परबता जो कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र, वहां के जो एमएलए हैं संजीव कुमार, उन्होंने भी इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो शक के घेरे में है। उन्होंने ये कहा कि जितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बाकी राज्यों में काम कर रहे हैं वो कैसे वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। और उन्होंने ये भी डर उनको उन्होंने एक्सप्रेस किया कि उनको इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मतदाता सूची से काटा ना जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरे कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम कोई घुसपैठी नहीं है, जो कि बात इलेक्शन कमीशन से कही जा रही थी कि बहुत सारे घुसपैठिया आ गए हैं और बहुत सारे बाहर के लोग आ गए हैं, डाउटफुल वोटर्स हैं। तो परबता के जो एमएलए हैं संजीव कुमार, उन्होंने साफ कह दिया कि देयर आर नो इंट्रूडर्स इन माय कंस्टिट्यूएंसी और अगर एसआईआर ठीक से कंडक्ट नहीं हुआ तो इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अब संजीव कुमार जेडीयू के एमएलए हैं, उन्होंने ये बात कही है। आज संसद में एसआईआर को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन रहा, आज भी रहा और लगातार एसआईआर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब ऐसे में अगर जेडीयू के लोग भी इस बात को बोलने लगे हैं तो क्या अब चुनाव आयोग को उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, जबकि चुनाव आयोग ने तो ये कह दिया है कि 97% फॉर्म्स अपलोड हो चुके हैं। अब ये जो लेटेस्ट डेटा चुनाव आयोग ने दिया है वो ये कहा है कि 18 लाख लोग मृतक पाए गए हैं, 26 लाख ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में चले गए हैं, 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तो और बाद में जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया कि 97.30% वोटर्स ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे में अब बचा क्या है? और जेडीयू के अगर जो नेता हैं वो बोलने भी लगे हैं तो उसके बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये हिम्मत गिरधारी यादव को या संजीव कुमार को क्यों आई? क्योंकि कल उन्होंने धनखड़ साहब को देख लिया कि किस तरीके से बेइज्जती करके उनको बाहर निकाला गया था। तो क्या अब ये उसका असर है कि अब एलाइज भी बोलने लगे हैं और वो भी एक ऐसे इशू पर जिससे कि पूरा बिहार इस समय ग्रसित है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान
बिहार से जुड़ रहे हैं दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ गगन गौरव है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, शैडो कैबिनेट चलाते हैं। आपका स्वागत है गगन। मैं दीपक जी से शुरू करती हूँ कि गिरधारी यादव और संजीव कुमार का ये बात कहना और एसआईआर पर सवाल खड़े करना, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है? ये क्या धनखड़ के इस्तीफे का असर है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है? क्योंकि जब धनखड़ की बेइज्जती हो रही है तो अब सबको लग रहा है कि भाई अब हम बोल ही दें, जो हम बात सोच रहे हैं हम अपने मन में क्यों रखें? जी देखिए, आप आज जो आपने गिरधारी यादव की चर्चा की और डॉक्टर संजीव जो परवत्ता के विधायक हैं, जेडीयू में है, ये दोनों की आपने चर्चा की। ऐसे बहुत लोग हैं जो पेट में दर्द छिपाए बैठे हैं। ऐसे बहुत जनप्रतिनिधि हैं जो अपने दर्द को पेट में छिपाए रखे हैं, कह नहीं रहे हैं। चूंकि एसआईआर को मैं खराब नहीं मानता, एसआईआर होना चाहिए, पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, और वो होता रहा है। जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई गई और जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज से एक सप्ताह पहले ये कहा कि 6 करोड़ लोगों ने जमा कर दिया, यानी 15 दिनों में 6 करोड़ लोग जमा कर दिया। ये सारी बातें हमें तो लगती ही है। वो जनप्रतिनिधि जिनके लोग बाहर से आकर, जैसे 26 लाख लोग जो बाहर हैं, वो बाहर से चुनाव के समय में आते हैं और वोट करते हैं, चाहे उनको करें या और किसी को करें। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा पेचीदा हो गया है बिहार में। ठीक है, आप करा रहे हैं, यहाँ की सरकार चुप है। सरकार का इलेक्शन जो विभाग है वो आज से 2 महीना पहले उसने कहा था कि हमने सारी तैयारी कर ली है, वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद ये एसआईआर आया। तो मुझे लगता है कि गिरधारी यादव का कहना बहुत इम्पोर्टेंट एमपी रहे बांका से। आपको बांका याद होगा, कभी जॉर्ज फर्नांडिस वहां से लड़ते थे, कभी मधुलिमय वहां से लड़ते थे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बार के एमपी रहे वो, और 3 बार के एमपी रहने के बाद अगर वो ये ऐसी बात कर रहे हैं तो ये बात खुलती हुई दिख रही कि अब और कुछ लोग बोलना चाहेंगे। और अभी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो की सुनवाई है उस तक चुप हैं लोग, बहुत लोग हैं। आप किसी भी आदमी से पूछ लें, देखिए कि ये एसआईआर क्या, एसआईआर का मैं भी समर्थक हूँ, होना चाहिए, मगर इस तरह से आपाधापी। आपने बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात की। आप बताइए कि बिहार का बॉर्डर कहाँ कहाँ से सटा है। बिहार का एक बॉर्डर नेपाल है, एक जो सीमांचल है जिसको कहते हैं कि वहां पे थोड़ा बांग्लादेश का भी टच है। तो आप सीमांचल में कराते, अगर आपकी यही सोच थी कि भाई सीमांचल में कुछ घुसपैठिया आ गए हैं तो आप कराते। इसको लेकर पूरे बिहार में आपने ये चलन कर दिया जो बिहार के लोगों को पसंद नहीं है। और अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें 71% लोग ने जो अपनी राय व्यक्त की है, और उस राय में ये कहा है कि एसआईआर जो है वो उसके खिलाफ 71% लोग हैं। उनका ये कहना है, मेरा भी कहना है कि आप कराते। आप अगर चुनाव कराना था बिहार में 1 साल पहले से लेके आप कराते। जब वो एमपी कह रहा है कि 10 दिनों में मुझे डॉक्यूमेंट जुगाड़ करने में लगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक गांव का आदमी का की स्थिति क्या होगी। 60 करोड़ 90 लाख के आसपास वोटर हैं। अब आप बताइए कि जब चुनाव आएगा और एकाएक नाम कटा हुआ दिखेगा, भले चुनाव आयोग आधार आप नहीं मान रहे हैं, आप कुछ भी नहीं मान रहे। देखिए, कोर्ट ने अगर सलाह दी कि आप आधार मान सकते हैं, इट्स अप टू यू, तो कोर्ट का भी सम्मान करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। और अगर एसआईआर कराना था, हर पब्लिक साथ देती, हर लोग साथ देते। आप कम से कम 1 साल तो समय देते। 25 दिन में, 15 दिन में आपके 6 करोड़ लोग जमा कर दिए। ये तो हाँ, वही वाली लेकिन बात दीपक जी, होगी। हाँ, मैं गगन के पास आती हूँ। गगन, अनम्यूट कर लीजिएगा आप। कि जेडीयू का इस बात पर बोलना
कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, कितना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। जैसे वो विपक्ष चिल्ला रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई देखिए जनता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। अब अगर उसी बात को जेडीयू कह रहा है तो बीजेपी का इस पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से, या कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? जी। देखिए, हर किसी को ही ये लग रहा है। अगर आप चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, किसी लीडर्स की बात करें, एमपी एमएलए की बात करें, या फिर कॉमन मैन है, पब्लिक है, या जो अधिकारीगण इस सर को करा रहे हैं वो अधिकारीगण हैं। हर किसी को पता है कि ये इम्पोज किया गया है। इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं था। जैसे तैसे सबको पता है किस तरह से रिपोर्टें बन रही है। उसका कोई क्वारम मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई प्रोटोकॉल जो होना चाहिए था कि इस तरह के सर्वे का, इस तरह के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। अभी तो और भी चीजें जो हम लोग ग्राउंड पर अपने स्तर से पता करते हैं। अब आनन-फानन में जिन लोगों को मृत बता दिया गया वो जिंदा है। अब पता चलेगा कि जो जिंदा आदमी है वोटर लिस्ट में वो मृत पाया गया। तो फिर से अभी सुन रहे हैं कि कुछ जगह जो ओवरसियर लेवल के लोग हैं उनको वो सारा मृत कैंडिडेट का भी डिटेल्स दिया गया है। इन लोगों को आप जाके पता करिए क्या सच में मृत हैं कि नहीं हैं। तो भाई जब आपको नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद कोई चुनाव होगा उसमें आप इसको कर लीजिएगा। ये जो है कि भाई 2003 के बाद से इस तरह का नहीं कुछ हुआ था अपडेट, तो वो करना ज़रूरी है, तो आप समय से करते ना। कम से कम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो इस काम में लगे हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर 6 महीने कम से कम समय दिया जाता, तो ये होना मुमकिन था। तो अब क्या है, सरकार के लिए या आयोग के लिए ये गले की हड्डी बन रही है। इसको उन्होंने प्रेस्टीज पर ले लिया है ना। अब पूरा वो तो दिखा रहे हैं कागज़ पर। कागज़ पर अब जब पेपर वर्क ही करना है, तो वो दिखा रहे हैं। उन्हीं के सूचना के अनुसार लगभग 51 लाख लोगों का नाम कटेगा। तो सारी चीज़ें आ रही है। तो लोग इससे, हर कोई जब फ़ील कर रहा है कि ये बिल्कुल फ़ेक ही है, ये गलत ही है, तो ऑब्वियसली जिनकी रीढ़ थोड़ी मजबूत होगी वो बोलने की हिम्मत कर लेंगे। तो ऐसे में गिरधारी जी का या डॉक्टर संजीव का जो बयान है, वो कम से कम फैक्ट बोलने की हिम्मत तो कर रहे हैं, और ये तो बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो सरकार में शामिल हैं, आखिर जब सच भी आप नहीं बोल सकते हैं, तो क्या फ़ायदा सार्वजनिक जीवन में रहने का? तो जो भी हैं, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हैं, और जदयू का जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा है कि जदयू इससे आधिकारिक तौर पर इससे बोलने से बच रही है, हालाँकि दोनों ही ये नेता जदयू के हैं। इन दोनों ने बोला है, निजी बयान के रूप में बोला है, लेकिन बोलना चाहिए। मैं कहूँगा जदयू को कि इवन बीजेपी के भी जो सीधी रीढ़ के लोग हैं, जिनमें थोड़ी हिम्मत है सार्वजनिक जीवन तो ये पे जो सच्चाई रीढ़ के है, साथ रहने ये की। रीढ़ क्यों, ये रीढ़, यही तो सवाल है कि क्या ये रीढ़ अब लोगों की इसीलिए अब दिख रही है या दिखा रहे हैं अपनी रीढ़, क्योंकि देख लिया कि धनखड़ की बेइज्जती किस तरीके से मोदी जी ने की है। तो अब लोग ये कहने लगे हैं कि भाई चुप रहने से तो अच्छा ही है कि बोल लो, क्योंकि धनखड़ जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि धनखड़ जी पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था और सरकार की तरफ से वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे और बेचारे ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि मेरी उनकी व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है उनके साथ, लेकिन यही चीज सत्ता के गलियारों से निकल रही कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा था, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, ये भी पता चल रहा है, उनको देखिए, सफोकेशन अभी हो रहा जिस तरह का था। तो नीलू अब जी, क्या, अभी जिस तरह का सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स हमारे देश में होता है या स्टेट में भी होता है, इसमें तो है ही कि 1-2 लोगों के नियंत्रण से ही सारी चीज़ें चलती है, पूरा सिस्टम चलता है। और अगर कोई लोग इस सिस्टम से थोड़ा भी इधर-उधर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको उनकी औकात बताती जाती है या उनको उनके जगह पर भेज दिया जाता है। यह तो है ही। और अभी जो ये दोनों नेता ने बोला, इसमें संजीव कुमार जी का तो थोड़ा-सा पहले भी जो राजेश वर्मा हैं, सांसद हैं लोजपा रामविलास पार्टी के, उनके साथ ही थोड़ा-सा उनका कंट्रोवर्सी का रहता है। डॉक्टर संजीव का बयान इस तरह का बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, एक-दूसरे के लिए अपशब्द वगैरह काफ़ी चीज़ें मार्केट में आई थी और मीडिया में भी ये चली थी। लेकिन गिरधारी जी बहुत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति, तो जो गिरधारी जी कह रहे हैं तो इसका स्वागत है। स्वागत डॉक्टर संजीव के बयान का भी है, तो ये कह तो दोनों ही फैक्ट रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है, अगर आप एक मतलब जो बीएलओ हैं उनके घर के सब लोग लगे हैं। कि जो पेपर्स हैं, फेक पेपर बनाने में, उनके घर में जितने लोग हैं सब लगे हैं, सब मिल कर के बना रहे हैं। कागज़ पर हो रहा है, 60% हो गया, आज 80% हो गया, आज 96% हो गया। कागज़ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतना काम हो गया, और हो नहीं रहा है। इतना टाइम ही नहीं है कि लोग घर-घर जा सकें। पॉसिबल ही नहीं है। एक जगह बैठ कर के अब
अंदाजा लगा करके काम कर रहे चुनाव हैं। आयोग ये कह रहा है कि 97% 97% लोगों का एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया गया है। ये इसका मतलब ये सफेद झूठ है गगन। मैं इसके बारे में नीलू जी एक मीडिया में आपने एक पॉल चला लीजिए कि कितने लोगों के घर पर बीएलओ पहुंचे हैं, कितने लोगों से फॉर्म भरवाया गया। मैं तो कहता हूं सारे चैनल वाले को, अगर अभी का समय में जो मीडिया वाले अगर प्रवक्ता नहीं हैं, जो मीडिया का भी रीड सीधा है, तो उनको इतने पोल वो चलाते हैं, ओपिनियन पोल, फलाना पोल, ढिमकाना पोल, एक पोल ये भी चला लीजिए कि क्या आपके यहाँ जो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है वो हुआ है क्या, ये सर का कोई बीएलओ आपके घर पर आया है, एक पोल चला लीजिए ना। ये तो बहुत आसान है, अगर मीडिया वाले चाहें तो उनके लिए बहुत आसान है। 4-5 बड़े मीडिया हाउस एक पोल चला लें और क्लियर हो जाएगा। लोग बताएंगे ना कि भाई मेरे घर पर आया है कि मेरे घर पे नहीं आया है। तो बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, मैं दीपक जी से पूछना चाहती हूँ कि दीपक जी आपको क्या लग रहा है ग्राउंड पे जो स्थिति इस समय एसआईआर को लेकर बन रही है, और अब बीजेपी के खुद के घटक दल साथ में जो है वो भी बोलना शुरू कर दिए। हालांकि वो व्यक्तिगत बयान जरूर है, लेकिन वो उनका ये कहना कि भाई अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो एमपी किस बात का हूं, ये तो एक बड़ा मैसेज आज जेडीयू के सांसद ने दे दिया मोदी जी को, मोदी जी की सरकार को और चुनाव आयोग को। जी देखिए जी, वो व्यक्तिगत बयान नहीं है, वो पार्टी का बयान है और वो पार्लियामेंट के परिसर में बयान है। व्यक्तिगत बयान हम क्यों मानेंगे उनको? तो अगर गिरधारी यादव जैसे बड़े नेता, मैं बड़ा नेता मानता हूं क्योंकि वो हम लोग जानते हैं और लगातार उन्होंने कहा नीतीश ना कि ये कुमार, मेरा पर्सनल व्यू है, उन्होंने ये कहा पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। कहा होगा तो आप पर्सनल व्यू को क्यों कह रहे हैं? आप पार्टी ये जानते हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं है कि उन्हें पर एक्शन लेगी, और पार्टी भी कहेगी कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मगर आप जब कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप सिर्फ गिरधारी यादव नहीं बोल रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप बांका के 10-15 लाख वोटरों के प्रतिनिधि बोल रहे हैं। तो आगे जो भी बात होगी, अब ये बात पर जनता दल यूनाइटेड कौन सा रिएक्शन लेता है और क्या होता है ये देखना होगा। मगर नीलू जी 2-3 चीजें दिमाग में घूमती है कि नागरिकता का पैमाना क्या है। आप जो नागरिकता का पैमाना इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई हो गया कि नागरिकता का प्रमाण आप ही देंगे? बहुत देश आजाद हुआ, आपने याद होगा कितने रिफ्यूजी हमारे यहाँ, कितने पाकिस्तान से लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, आखिर उनकी नागरिकता का आधार क्या बना? कैसे भारत में आ गए? वहां रहते थे पाकिस्तान में, तो भारत में कैसे आ गए? और भारत में आके बड़े बड़े नेता, वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो आखिर नागरिकता का एक पैमाना भारत में बना होगा ना। 71 में रिफ्यूजी आए, कितने रिफ्यूजी आए? लाखों रिफ्यूजी आए। 71 से लेकर 2025 का मसला है, इतने दिनों तक आप अब कहेंगे कि वो आपके नागरिक नहीं, तो आपने उन्हें इस देश में रखा कैसे? आपका वो विभाग क्या कर रहा था? आपने उससे कभी पासपोर्ट मांगा या कुछ मांगा? देखिए ये सवाल बड़ा पेचीदा है, और इस सवाल पर सिर्फ बिहार का चुनाव ही दिख रहा है लोगों को। आगे बात बड़ी आगे जाएगी, क्योंकि पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट पर जब आप यूएस जाते हैं तो वो आपका आधार होता है, वही पासपोर्ट से आपकी नागरिकता दिखती है कि आप भारत के नागरिक हैं और इंग्लैंड आए हैं या यूएस आए हैं। तो आखिर क्या पैमाना बना रहे हैं? आपने सब पैमाने को खारिज कर दिया। आपने आधार खारिज कर दिया, वोटर आईडी खारिज कर दिया, पासपोर्ट खारिज कर दिया। अब बताइए कि आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ। इससे जो असर होगा चुनाव में, ये जो समझ रहे हैं कि इसका असर पॉजिटिव होगा, मैं नहीं मानता। ठीक है, अगर वोटर लिस्ट में आप हेरा फेरी, बहुत लोग का ये कहना है, जो कहते हैं कि 25-25 हजार वोटर हर कंस्टिट्यूएंसी से कटे हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी से बिहार में। अब वो तो देखना होगा कि वोटर लिस्ट जब पब्लिक होती है, पब्लिक डोमेन में जाएगी, तो फिर देखा जाएगा कि किसका नाम हटा है, नहीं हटा है। मगर नहीं, लेकिन ये अब सवाल है। हाँ गगन, मैं अब आपसे पूछ रही हूँ कि 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में ये हियरिंग होगी,
तो बिहार की जनता क्या एक्सपेक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि ये सारी चीजें निरस्त कर दी जाए? क्योंकि बहुत सारे वोटर्स का नाम कट गया है। आज ही हमने रंजीता रंजन को बोलते हुए सुना, जो पप्पू यादव की पत्नी है, कि भाई ये कहाँ का, ये सबका वोट काटते फिर रहे हैं, किसी को मृतक घोषित कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि वो राज्य में रहते नहीं है, लाखों और ऐसे लोगों का वोट कट जाएगा और हम खड़े बैठ के देखते रहेंगे। तो नीलू अब जी क्या है? नीलू जी जी हाँ बोलिए। दीपक जी बात कर रहे हैं कि एक कंस्टिट्यूंसी का 25,000 वोटर, यहाँ 2500 से भी कम वोट से लगभग 2 दर्जन से ऊपर सीट्स है जिसमें जीत हार होती है। कईयों पर तो 1000 से कम अंतर से जीत हार होती है। अगर आप 1000 वोटर्स को भी काटते हैं और वो पर्टिकुलर किसी सेगमेंट के काटते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जहां तक बिहार के लोगों की बात है तो बिहार के लोगों को ये तो तमाशा लग रहा है। ये जो है बिल्कुल तमाशा है, मीडियाबाजी है। अभी आधे बिहार में बाढ़ आ गया है, वहां कौन जा रहे हैं बताइए? अभी जो कोसी के इलाके में बाढ़ है, अभी जो मुंगेर लखीसराय इस सब के इलाके में बाढ़ है, बाढ़ आ वाले रही इलाके में कौन जा रहे हैं? कौन सब ये लोग जा रहे हैं? वहां तो नॉर्मल टाइम में अभी फ्लड्स की स्थिति हो गई है। तो कम से कम कुछ तो मतलब गंभीरता से सोचना चाहिए। कई बार होती है कि आप निर्णय लेते हैं, आप स्टेप्स लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, गलतियां होती है, तो समझ करके आपको अपने कदम को पीछे भी रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आयोग या सरकार पूरी तरह से अगर अड़ी हुई है, तो अब लोकतंत्र में तो इस तरह अड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो मतलब सीधा-सीधा तानाशाही है कि भाई हमारा मन है, हम ये करेंगे। तो अब इसमें हाँ क्या बोला जा सकता है? आप तमाशा करिए, तो बिहार के लोग तो उसको तमाशा ही मान रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल चुनाव दीपक जी। उनको सुप्रीम कोर्ट से आशा होगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस तमाशा को ठीक करे। सुप्रीम कोर्ट कम से कम आदेश दे कि नहीं, नहीं संभव है, आपने सही इसमें मानक को पालन नहीं किया, और जो पुराना वोटर लिस्ट है उसी से काम हो। और आपको अगर ये करना है तो आप अगले चुनाव के लिए कराइए, समय लेकर के कराइए। और इसको ऑनलाइन ओपन कर दीजिए ना, लोग खुद भी भरें। आप अभी भी ये सुविधा दे दें ना कि ये ऑनलाइन जो चाहें वो अपना खुद भी एडिट कर सकते हैं, अपने फैमिली का एडिट कर सकते हैं। आप क्यों बीएलओ को ही देना चाहते हैं? आप ओपन ठीक कर दीजिए ना इसको, आप इसको ओपन ठीक कर दीजिए। ठीक है। अब मैं अंतिम कमेंट के लिए दीपक जी के पास आऊंगी कि दीपक जी, एक बार फिर से जो जेडीयू के एमपी ने और जो एमएलए ने बोला, संजीव कुमार ने और गिरधारी यादव ने, वो एक डिसग्रंटलमेंट तो दिखाता ही है कि बीजेपी के घटक दल भी बीजेपी से और चुनाव आयोग से खुश नहीं है। लेकिन अंत में क्या होना चाहिए इसमें, और क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो सवाल मैंने गगन से किया था जी। 3 पॉइंट। एक पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विपक्ष के लोगों को कि आप हाँ सबूत लाइए। दीपक जी थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा ठीक है, क्योंकि अगला कार्यक्रम लगा हुआ है। हाँ आप बोलिए बोलिए सबूत जी। ला कर दीजिए। सबूत इकट्ठे हो गए, कर रहे होंगे ये लोग। और जिस तरह से टीवी चैनलों ने दिखाया है और जिस तरह से अव्यवस्था दिखाई है, तो कुछ न कुछ सबूत तो हम ये 3 वकील हैं विपक्ष के, वो लेके जाएंगे। 71% लोग, आप क्या कहते हैं? 7 अगर सी वोटर कर रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि डीएलओ के कहा जाए कि डीएलओ घर पर कितने लोग डीएलओ गए घर पर, तो वो डीएलओ कितने लोग घर पर गए उसका सबूत 71% टोटल दे रहा है कि वो एसआईआर के पक्ष में नहीं है। और सच कह रहा हूं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जहां पर आपका चुनाव कमजोर है, मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव के लिए उन्होंने किया होगा, मगर लोग जो कहते हैं वो बता रहा। तो 71% है। और एवरीबडी इज वेटिंग for 28th of this month when the judges will deliver some strong judgment, I think। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब जज के बारे में हम क्या कहेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। एसआईआर को वो सही मान रहे हैं और हम भी मान रहे हैं और लोग भी मान नहीं रहे हैं। लेकिन क्या गलत क्या आपको मान रहे लगता हैं? है कि नहीं, गलत लेकिन समय मान संजीव रहे हैं। कुमार, नहीं दीपक जी, संजीव कुमार और गिरधारी यादव का बोलना क्या इस बात का संकेत है कि जेडीयू में के अंदर भी इस बात को लेकर घुटन बढ़ रही है? और अब उन्होंने मौका देखा धनखड़ के एग्जिट के बाद, जब धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया और बीजेपी में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, तो अब इन लोगों ने बोलना शुरू किया। बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल जी। नहीं, ये लोग जैसे गिरधारी यादव की बात कर रहा हूं मैं गिरधारी यादव की बात, और ठीक ही कहा डॉक्टर संजीव। लगातार कुछ न कुछ आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था बिहार में, और जिस समय विधायकों की खरीद तो, यानी जो भी कहा, विधायकों को अपने समर्थन में जुटाया जा रहा था, ये गायब थे। डॉक्टर संजीव गायब हो गए थे इनका।
और बहुत मुश्किल से इनको पकड़ कर लाया गया था। मगर गिरधारी यादव की बात में, और मैं ये बात में लग रहा है कि उनके मन में कुछ चल रहा है ना, उनके मन में कोई बात चल रहा है। ठीक है, पब्लिक है, मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत कह के एक आपने ये छेड़ दिया। और जहां तक मैं मानता हूं कि जितने भी विधायक हैं जो चुनाव लड़ेंगे वो तो नहीं खुश होंगे इससे। अब पार्टी का जो गाइडलाइन है उसको लेकर वो चुप है और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। हम तो अभी 28 तारीख का वेट करेंगे। 28 तारीख को सब लोग वेट कर रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। इसी बीच इस जजमेंट के आने से पहले जो तरह से बिहार विधानसभा में चल रहा है हंगामा और विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो मुझे लगता है, और उसी बीच धनखड़ का मामला आता है और धनखड़ के मामले से ये मामला थोड़ा शांत पड़ता है फिर। मगर विपक्ष इसमें एक हुआ। विपक्ष को ये चाहिए, विपक्ष अगर ये बात कह रही है तो मानना तो चाहिए पक्ष को, और विपक्ष को भी ये कहना चाहिए कि हाँ SIR हम चाहते हैं और जरूर चाहेंगे। जो गलत वोटर हैं निकलना चाहिए, निकालिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। मगर अभी भी मैं कहता हूं कि गिरधारी यादव का ये बयान हल्के में न ले। जी, ठीक है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।